तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस का चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। जो भी लाटेस्ट एग्जाम आपका 2022 में हुआ था, टोटल 99 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो जितने भी साइंस के प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों को हम लोग चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा गया था लाइट एंड ऑप्टिक्स से, यानी प्रकाश एवं प्रकाशिकी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। इसलिए पहले इसी को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और ये आज लाइट एंड ऑप्टिक्स का लास्ट वीडियो है, यानी कि क्लास 9 जो है ये लास्ट है, यानी कि आज ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टोटल इससे 209 प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 209 प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था। तो ये आज समाप्त कर देंगे। फिर कल से हम लोग नया चैप्टर यूनिट यानी कि मात्रक शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक द्विक यानी कि डाउटलेट में दो लेंस होते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग करके एक ऐसा ही द्विक बनाया गया है। इस द्विक की प्रभावी फोकस दूरी और क्षमता क्रमशः डैश और डैश होगी। यानी कि दो लेंस है, ठीक है, उसमें एक का फोकस है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का है इतना। अब बोल रहा है कि दोनों को मिला के प्रभावी फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, तो प्रभावी जो फोकस दूरी है वो क्या होगा, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान देना है, तो एक है उत्तल लेंस, जिसमें उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, और एक है अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये मान के चलिए, पहला हो गया क्या, उत्तल लेंस, और दूसरा हो गया अवतल लेंस। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/20 यानी f1 है ना। f1 कितना है 20 सेंटीमीटर, और f2 जो है 50 सेंटीमीटर। तो माइनस में लिखेंगे क्योंकि अवतल लेंस ऋणात्मक होता है इसका फोकस दूरी, तो 1/50 लिखेंगे। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। 20 और 50 का एलसीएम क्या होगा, 50 दूनी 100 है ना, 100 होगा। फिर होगा 20 पंचे 100 यानी कि ऊपर 5, और माइनस 50 दूनी 100 यानी कि 2, यानी कि यहाँ क्या हो गया 3/100, यानी कि 1/f बराबर कितना आ गया, 1/f बराबर आ गया 3/100। तो f बराबर क्या होगा, इसको उलट देंगे यानी 100/3 होगा, है ना। फोकस क्या हो जाएगा, प्रभावी फोकस का मान क्या हो जाएगा 100/3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 33.3 आएगा। ठीक है, 33.3 आ गया क्या, फोकस दूरी। अब पहले आपसे पूछा था फोकस दूरी क्या है, तब देखिए फोकस दूरी 33.3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, एकमात्र बी में है 33.3 फोकस दूरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब ये आंसर लगा के आगे निकल जाना। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आपको निकालना क्षमता भी। ठीक है, निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फोकस दूरी जैसी आया तो एकमात्र ऑप्शन में बी में है। ठीक है, तो इसको निकाल के दूसरे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, इस टाइप से आपको वहाँ एग्जाम में ध्यान रखना है कि आपको इन्हें की क्षमता भी निकालने चलेगी। क्षमता कौन होगा, जब एक ऑप्शन से आंसर आ ही गया तो फिर आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आंसर लगाएं चल दिए आगे। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। लेकिन सीखने के लिए यहाँ पर क्षमता भी निकाल देते हैं आपको। ठीक है, तो क्षमता कैसे निकलेगा, तो प्रभावी क्षमता है तो पहले का क्षमता क्या हुआ, P, देखो क्षमता बराबर होता है 1/f। ठीक है, P बराबर 1/f, यानी कि क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो P1 हो जाएगा ये, और P2 निकाल लेंगे 1/f2। ठीक है, 1/f1 1/f2। और ये जो होता है क्षमता, और ये हमेशा जो f1 होता है ना, ये हमेशा मीटर में होता है, इतना ध्यान रखना है। इसलिए पहले जो 20 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देंगे। तो 1/f1 जो है, f1 कितना हो जाएगा, मीटर में बदलेंगे तो 100 से भागा देंगे। ठीक है, तो 100 से भागा देंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100, नीचे आएगा 5, यानी कि 0.2 मीटर आएगा f1। और f2 कितना आएगा, 50 दूनी 100, नीचे आएगा 2, तो 0.5 मीटर आ जाएगा। ये 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो 0.5 मीटर आएगा। तो f1 आ गया ये 0.2, और f2 आ गया 0.5। ठीक है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 1/ ये वाला, और ये हो जाएगा P2 1/0.5। ठीक, एक बार यहाँ फिर से लिखते हैं। तो जो क्षमता हो जाएगा वो क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे है ना, P1 प्लस P2 ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो होगा 1/f1 प्लस 1/f2।
F2, तो 1/F1 क्या है 0.2, तो 0.2 और फिर होगा प्लस में 0 आती क्या होगा 0.5 है ना, और एक क्या होगा मालूम, एक माइनस में होगा, कौन अवतल लेंस वाला जो होगा वो माइनस में होगा, यानी कि यहाँ ये इसको अगर माइनस में करते हैं तो ये वाला प्लस क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ 0.2 है तो पॉइंट को ऐसे उड़ाएंगे तो ऊपर आएगा 10, तो इसको कट गया 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 यानी ऊपर 5 आ गया, और ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर आएगा 10, तो ये 5 दूनी 10 दो बार में कट जाएगा, यानी कि ये 5 है और -2 है, तो कितना आ जाएगा 5 - 2 3 आ जाएगा, यानी कि प्रभावी जो क्षमता है वो कितना आ गया 3 डायोप्टर आ गया। देखिए 3 डायोप्टर यहाँ दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से बना लेंगे। इसमें मेन चीज़ें क्या ध्यान रखना था, प्रभावी फोकस है तो 1/F + 1/F2 हो जाएगा, और इसकी क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या होता है, हमेशा क्षमता जो होता है P बोलिए या तो P1 बोलिए, क्षमता क्या होता है 1/F होता है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों सूत्र से आसानी से निकल गया। और एक चीज़ और यहाँ क्या याद रखना था आपको कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक थी और अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है ऋणात्मक होती है। आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेना, क्या उत्तल लेंस बोले या तो दर्पण, ठीक है, उत्तल लेंस या तो दर्पण, उसकी क्षमता फोकस दूरी जो होता है और क्षमता ये दोनों धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की आप नोट कर लीजिएगा, उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है, ठीक। उत्तल में क्या होता है धनात्मक में होता है, और उसी तरह अवतल लेंस या तो अवतल दर्पण में उसका क्षमता और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। ये चीज़ लिख लीजिएगा, आपको न्यूमेरिकल बनाने में ये काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश क्या होता है। तो जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रकाश क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश ये वाइट है ना लाइट है, जब गुजारते हैं तो ये क्या करता है, ये कितने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोला जाता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपित होगा, ठीक है। और ये जो 7 रंगों में बदलता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको नोट करना है, सभी आपसे पूछते हैं और आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश को एक कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, ये सब काम आने वाला है, ठीक है। एनटीपीसी हो जाए, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे एसएससी का हो, ग्रुप डी का हो, सभी एग्जामों में ये सब साइंस का क्वेश्चन इतना एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको बताएंगे कि सभी एग्जाम में क्रैक कर जाइएगा आसानी से, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो कितने रंगों में विभाजित हो जाता है, तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। वो 7 रंगों में कैसे विभाजित होता है, यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। तो VIBGYOR, अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, VIGYOR यहाँ से याद रखिएगा, कई क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे कि पूछा जाएगा सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, तो ये वाला सीरीज याद रखना, अधिक से ये कम है, ठीक है। सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होगा ये वायलेट यानी बैगनी का होगा, सबसे कम होगा प्रकीर्णन लाल का होगा, ठीक है, रेड का, ठीक है। तो याद रखना है सबसे अधिक प्रकीर्णन पूछे तो VIBGYOR, इसको याद रखना है। सबसे अधिक प्रकीर्णन पूछे किसका होगा, बैगनी का होगा। सबसे अधिक अपवर्तनांक पूछे तो बैगनी का होगा। सबसे अधिक विचलन पूछे तो बैगनी का होगा। सबसे अधिक मूर्ता कौन सा रंग है, तो बैगनी होगा, ठीक है। यानी कि सब एक ही जैसा है, कुछ भी पूछे तो बैगनी का होगा। जैसे सबसे अधिक प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, विचलन, सबसे अधिक मूर्ता कौन, बैगनी है। और सबसे कम पूछेगा, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, तो लाल का होगा। सबसे कम अपवर्तनांक लाल का, सबसे कम विचलन लाल का, सबसे कम मूर्ता कौन है, तो लाल रंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। और बात करते हैं क्या, जैसे सबसे अधिक प्रकीर्णन अगर लाल का है तो सबसे अधिक प्रकीर्णन है तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा ये, ठीक है। एक दूसरे का उल्टा होता है, जो प्रकीर्णन या तो विचलन बोलिए, विचलन और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला अधिक विचलित होता है। जैसे ये सबसे कम तरंगदैर्घ्य है और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है, लाल का। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य है, ये सबसे कम विचलित होता है, ठीक, उल्टा होता है, ठीक है। तो सिंपल याद रख लेना क्या
कि विचलन जो होता है या तो प्रकीर्णन जो होता है वो तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखना है सिर्फ आपको क्या, प्रकीर्णन या विचलन सबसे अधिक किसका होता है, तो बैगनी का होता है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसका तरंगदैर्घ्य जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन हो रहा है तो उसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। तो ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर पूछे किसका है तो बैगनी का है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका है तो लाल रंग का है। ठीक है, चलिए यहाँ से इतने क्वेश्चन हो गए। और क्या याद रखना आपको, पूछा जाता है कि इंद्रधनुष के सबसे नीचे का रंग कौन सा है, तो यही है, यही क्रम है। ठीक, इंद्रधनुष का रंग क्रम भी यही है, सबसे नीचे रहेगा आपको बैगनी, सबसे ऊपर रहेगा लाल। याद रखना है, सबसे ऊपर इंद्रधनुष के सबसे ऊपर का रंग कौन सा है तो लाल रंग है, सबसे नीचे का है बैगनी। अगर पूछा जाए कि इंद्रधनुष में जो सबसे बीच का रंग कौन सा है, इंद्रधनुष में बीच वाला रंग कौन सा है, तो देखिए 3 इधर का दिए और 3 इधर, 7 रंग है टोटल। तो बीच में कौन सा आ गया, ग्रीन। तो यहाँ से याद रखना है बीच में कौन सा रंग है तो हरा रंग है। इंद्रधनुष का बीच का रंग कौन सा है तो हरा रंग है। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, प्रकीर्णन से और भी प्रश्न आता है। ये जो विक्षेपण है प्रकीर्णन है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, टिंडल प्रभाव का संबंध प्रकाश के किस घटना से है, तो टिंडल प्रभाव का संबंध प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता के बीच क्या संबंध है, तो आपको पीछे भी बताए थे। जो फोकस दूरी और क्षमता क्या होता है, क्षमता बराबर 1/f होता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं कैसा दिया हुआ है। वही दिया हुआ है, पावर जो होता है क्षमता 1/f के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक √3/2 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगा। तो किरण बोला क्या, माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, देखिए एक फॉर्मूला क्या है, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला ये सब लिख लीजिएगा। ये सब याद रखेंगे ना तो काफ़ी आसानी से न्यूमेरिकल बन जाता है। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यानी कि n से डिनोट कर देते हैं, बराबर क्या होगा, आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण। ऊपर क्या होगा, आपतन कोण बटा में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण। तो अपवर्तनांक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब n बराबर साइन i बटा साइन r। ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण और अपवर्तन कोण को डिनोट करते हैं साइन r से। तो दिया हुआ क्या, देखिए अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है √3/2 यानी कि पूरे में रूट है। ठीक है, √3 इसको लिख सकते हैं इसे, अपवर्तनांक √3 बटा √2 दोनों पर रूट है। ठीक है, तो ये अपवर्तनांक बराबर आपतन कोण। आपतन कोण क्या है, यहाँ लिखा है माध्यम से वायु को पृथक करने वाले 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। यानी कि आपतन कोण कितना है 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 लिखेंगे ऊपर, साइन 60 डिग्री बटा साइन r है ना। अपवर्तित कोण कितना पूछा जा रहा है ना कि डैश के कोण से अपवर्तित होगी, तो अपवर्तन कोण जो है वो पूछा जा रहा है, साइन r का मान निकालना है। तो अब इसको बनाते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं √3/2, अब बटा में √3/2 है, साइन r है। ठीक है, अब √3 से ये √3 कट जाएगा और क्या होगा, साइन r का मान निकालना है। तो साइन r इधर ऊपर कर दीजिए और ये √2 इधर कर दीजिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो साइन r बराबर क्या हो जाएगा, साइन r बराबर ऊपर में होगा √2/2। ठीक है, फिर √2 से ये 2 को काटेंगे तो 1/√2 आएगा।
तो साइन आर बराबर 1/√2। 1/√2 किसका मान है? तो साइन 45 डिग्री का मान है ना। तो साइन 45 डिग्री यानी आर का मान कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। तो याद है यहाँ सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना था, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तालिका में दर्पण, इसके अनुप्रयोग और अनुप्रयोग का औचित्य दिया गया है। स्तंभ 2 में दिए गए गोलीय दर्पणों के संदर्भ में बताएं कि किन पंक्तियों में दी गई जानकारी पूर्णतः सही है। तो कौन सा पंक्ति में जानकारी दिया हुआ सही है ये बताया, ये आपको दे दिया है कितना, ये 4 डाटा दिया है और कौन सा आंसर इसमें कौन कौन सही है। ठीक है तो देखते हैं, पहले चेक करते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ अवतल दर्पण दिया, इसका अनुप्रयोग क्या बता रहा है कि दंत चिकित्सक का दर्पण है, तो ये तो सही है यहाँ तक। फिर क्या, आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है, ये भी सही है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या, स्ट्रीट लाइटें में इसका उपयोग होता है और प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, जिसकी वजह से अधिक बड़े क्षेत्र को देखना संभव है, ये भी सही है। ठीक है, और अवतल दर्पण फिर क्या बोला कि सौर भट्टी में इसका यूज किया जाता है, सूर्य जैसे दूरस्थ स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। तो अवतल दर्पण जो है ये अभिसारी होता है, अभिसरित करता है, ये भी सही है। फिर चौथा में क्या लिखा है कि उत्तल जो होता है ये पश्च दृश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक तो सही है। लेकिन आगे क्या बोला कि आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत बोल दिया। ठीक, क्योंकि उत्तल दर्पण कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। आपको याद रखना कैसे, जैसे कि गाड़ी में जो साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का, तो देखते हैं बड़े बड़े ट्रक जो है वो छोटा दिखता है, तो यानी ये छोटा हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा नहीं बनाता है। तो ये 4 इसका गलत है, बाकी तीनों सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये सही था। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक सिक्के को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सिक्के के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए कि सिक्के के प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा, यानी कि लगभग ये ऊंचाई जैसा पूछा जाता है। ठीक है, या तो ऊंचाई पूछा जाए या व्यास पूछा जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला से बनता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? V/U बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें निकाल लेना है। जो देखिए ये दिया हुआ है प्रतिबिंब का व्यास पूछा रहा है, हाइट ऑफ इमेज ये पूछा जा रहा है आपको। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ये जो है दूरी भी दिया हुआ है आपको। U का मान दिया हुआ है 45 और V का मान नहीं दिया हुआ है, तो V का मान निकाल लेंगे पहले, उसके बाद हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा। ठीक है, तो V का मान कैसे निकालेंगे? तो फोकस दूरी भी दिया हुआ है, तो लेंस है ये, तो लेंस फॉर्मूला लगाकर पहले V का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं V का मान। देखिए दिया हुआ क्या क्या पहले वो लिख लीजिए। U का मान दिया हुआ है, दूरी का दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। दूरी हमेशा चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा उसको क्या माइनस में लेते हैं, निगेटिव में। तो दूरी माइनस कितना 45 सेंटीमीटर, क्योंकि इसलिए माइनस में लेते हैं, वस्तु को हमेशा सामने रखते हैं। सामने रखते हैं यानी कि बाएँ रखते हैं। ठीक है, बाएँ कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसको निगेटिव में लिया जाता है। तो U का मान हो गया ये, और फोकस कितना दिया हुआ है? उत्तल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले सिक्के को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी कितना है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस क्या हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और उत्तल लेंस में फोकस क्या है, हमेशा धनात्मक लेते हैं। उत्तल लेंस की बताए थे पीछे भी, क्षमता और फोकस दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब निकाल लेते हैं क्या, और यहाँ आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, ये भी लिख के रख लीजिए। अब क्या निकालना है आपको, ये तीनों चीज़ लिखा गया, ये तीनों चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब 1/, लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है 30। ठीक, रख दिए। 1/v लिख दीजिए माइनस 1/u। ठीक है, तो एक माइनस तो यहाँ है ही, अब माइनस पहले से यहाँ 45 में है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1/45। ठीक है, तो अब V का मान निकालना है, तो ये वाला इधर कर दीजिए, है ना। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा
1/30 माइनस 1/45। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 45 दूनी 90 है, 90 आएगा। फिर 30 तिया 90 और 45 दूनी 90, यानी कि ऊपर में क्या आ गया, 3 में से 2 गया, 1/90। तो यानी भी का मान कितना निकल गया हम लोग का, भी का मान आ गया 90, है ना, 90 सेंटीमीटर आ गया भी का मान। अब देखिए भी का मान आ गया तो अब निकाल लेना क्या, अब वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो स्टार्टिंग वाला था, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ चारों जो है नोट कर लीजिए, पहले ये 4 चीज़ निकल गया। अब उसको बैठाएंगे वो वाला फॉर्मूला पर, कौन सा, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर में V/U, ठीक है। तो चलिए उसमें बैठाते हैं। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, ये क्या है, लेंस है, लेंस वाले में क्या करेंगे, प्लस V/U होगा ना, लेंस वाले में प्लस V/U होगा, ठीक। तो इस पे बैठाते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 दिया हुआ है और V का मान कितना आया था 90 और U का मान कितना है 45, है ना। U का मान जो है -45 था, तो यहाँ -45 लिख दीजिए। अब इसको काटिए, 45 दूनी 90 और ये माइनस में है और ये 4 उधर गुना हो जाएगा तो 8 आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना हो गया, तो 8 आ गया। 8 आया माइनस में, माइनस इसमें क्या बताता है, माइनस बताता है प्रतिबिंब उल्टा है या तो सीधा है, ठीक है। तो माइनस है तो यानी उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज यानी ऊंचाई कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, ठीक है। तो इसलिए नेगेटिव से यहाँ घबराना नहीं है। 8 आया, यहाँ 8 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर निकल गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण, ये क्या होगा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र से यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जब कोई किरण गुजरेगी तो क्या होगा, वो विचलित हो रहेगी या परावर्तित होगी या मुड़ जाएगी या तो विचलित होगी, क्या होगा। तो देखिए प्रकाशिक जो लेंस है, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है यानी प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है, ठीक है। यह सीधी रेखा में चलती है, विचलित कभी नहीं होती, ये ध्यान रखना है। लेंस चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसका जब प्रकाशिक केंद्र से, जब से यहाँ समझिए, ना तो ये विचलित होता है ना ही विस्थापित होता है, ठीक है। अब जैसे कोई भी लेंस ले लीजिए, यहाँ पर जैसे ये उत्तल लेंस हो गया। अब प्रकाशिक केंद्र यहाँ क्या, यहाँ होता है मिड सेंटर में ना, मध्य बिंदु जो होता है इसका, तो ये प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब यहाँ से कोई भी किरणें गुजरेगी, जैसे इधर से ही गुजरा तो ये सीधे चले आएगी, ठीक है। ये सीधे कहीं विचलित नहीं होगा। अब जैसे अवतल लेंस में ये किरण आए तो ये सीधे चला आया, ठीक है। जब भी प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से कोई किरण गुजरती है तो विचलित नहीं होती है, ठीक है। जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, तो ये विचलित नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ओ विचलित रहेगी ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ विचलित रहेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक उपग्रह भूतल से 10⁻² किलोमीटर ऊपर है, यानी कि 100 किलोमीटर ऊपर है, और इसका उपयोग वस्तुओं की उच्च रिजोल्यूशन वाली प्रतिबिंबियां लेने के लिए किया जाता है। यदि 1 मीटर आकार की किसी वस्तु का प्राथमिक प्रतिबिंब बनाने के लिए एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और यह प्रतिबिंब का आकार 5 माइक्रोमीटर है, तो और यह उल्टा है, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस डैश होना चाहिए, ठीक। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस इसमें पूछा जा रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए उत्तल जो एक उपग्रह है भूतल से 100 किलोमीटर ऊपर है और इसका उपयोग वस्तुओं की उच्च रिजोल्यूशन वाली प्रतिबिंबियां लेने के लिए किया जाता है। यदि 1 मीटर आकार की किसी वस्तु का प्राथमिक प्रतिबिंब बनाने के लिए एक अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और यदि प्रतिबिंब का आकार 5 माइक्रोमीटर है और यह उल्टा है, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस डैश होना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य फोकस निकालने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो पहले क्या निकालते हैं हम लोग, इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है तो पहले भी निकालते हैं ना, प्रतिबिंब का जो है भी जो नहीं दिया हुआ वो निकालते हैं। दिया क्या क्या है एक बार वो लिख लीजिएगा, ठीक है।
देखिए यू का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है कि जो वस्तु है उपग्रह भूतल से इतना किलोमीटर ऊपर है, ठीक है। तो u का मान हो गया आपका -10⁻², है ना। u का मान हमेशा क्या, वस्तु का जो है वो डिस्टेंस या तो ऊंचाई जो भी हो वो क्या है निगेटिव में लेते हैं। u का मान हो गया। और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 5 दिया ना। यहाँ प्रतिबिंब का आकार जो है ये कितना दिया हुआ है 5 माइक्रोन मीटर, ठीक है। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है मालूम, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा क्या 5, इसको या तो इसको लिखिए 5 माइक्रोन, या तो लिखिए इसको 5 × 10⁻⁶, ठीक है। और ये प्रतिबिंब निगेटिव कैसे लिए, ये कैसे पता चला, तो यहाँ पर लिखा है ना कि यह उल्टा है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, तो उल्टा बना इसलिए निगेटिव में इसको लेना है ना। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे लिख लीजिए निगेटिव में हो गया ये। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है आपको कितना, वो दिया हुआ है 1 मीटर, यहाँ लिखा है ना। यदि 1 मीटर आकार की किसी वस्तु का प्राथमिक है ना, तो 1 मीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। वस्तु का जो ऊंचाई दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, तो इतने चीज़ें दिया हुआ है। और अब निकालते हैं क्या भी, तो भी कैसे निकालेंगे, तो भी निकाल लेंगे ऐसे। देखिए जब इतने सारी चीज़ दे दिया ना, हाइट ऑफ इमेज भी दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दे दिया, तब तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा हाइट ऑफ इमेज बट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या लिखते हैं, ये है क्या दर्पण है और अवतल दर्पण है, ठीक है। मतलब दर्पण है ये, तो इसको लिख देंगे क्या -v/u। दर्पण में क्या होता है -v/u। तो हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ कितना, तो देखिए ये सारे नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से आपको बताते हैं, ठीक है, क्लियर से। इसको सब चीज़ें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हाइट ऑफ इमेज की जगह पे ये बैठा देंगे -5 × 10⁻⁻6। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह पर 1 हो गया, ठीक है। और भी तो निकालना ही है, तो -भी रखेंगे और u का जगह बैठा देंगे क्या, ये 10⁻2 है ना, माइनस में 10⁻2 बैठा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज पे हाइट ऑफ इमेज क्या लिखना है, ये दिया हुआ है ना हाइट ऑफ इमेज दिया 5 माइक्रोन, ठीक है, ये दिया हुआ था। तो -5 × 10⁻⁻6 निकाले थे ना, -6। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1, बराबर में लिखना क्या -v/u। u का मान कितना दिया हुआ है, u का मान दिया हुआ है 10⁻2 दिया हुआ है, ठीक है। ये किलोमीटर में, सब मीटर में बदल देंगे, सब मीटर में है, ये किलोमीटर में बदलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻2 जो है वो 10 के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। और ये वस्तु की है दूरी, तो ये माइनस में होगा, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कट हो गया। अब भी का मान निकालना है, तो ये 10 के पावर 5 इधर गुना हो जाएगा, ठीक है। 10 के पावर 5 जैसे गुना होगा, 10 के पावर यहाँ 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा -1 बचेगा ना, 5 से ये प्लस होगा तो ये 10 के पावर -1 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना -1 बचा, यानी नीचे में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0.5 आ गया, कितना आया 0.5 आ गया, भी का मान 0.5 आया, ठीक है। माइनस में, ये भी ध्यान रखना है, माइनस में आया 0.5, ठीक है। अब देखिए भी का मान आ गया -0.5, यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना क्या, यदि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी से बड़ा है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी से बड़ा है, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे कि प्रतिबिंब की दूरी जो है आपका वस्तु की दूरी जो है ये क्या है 10 के पावर ये 2, यानी कि 1000 मतलब 100 है ना, 100 किलोमीटर है, ठीक है।
और ये कितना आया 0.5 मीटर आया। तो यहाँ पर एक चीज़ ये बस ध्यान रखना, क्या वस्तु की दूरी अगर प्रतिबिंब की दूरी से अधिक है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु प्रतिबिंब के सापेक्ष अनंत पर था। प्रतिबिंब के सापेक्ष वस्तु क्या प्रतिबिंब के सापेक्ष अनंत पर था। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब का जो है डिस्टेंस और फोकस पे बना, यानी कि फोकस भी कहाँ है, तो ये दोनों का सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पे बना, यानी कि उसके कहाँ पर जाके बना, फोकस पे जाके बना। तो फोकस की दूरी जो भी क्या है, ये प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बना, कहाँ, फोकस पर बना, यानी कि एफ का मान भी 0.5 ही होगा माइनस में। ठीक है, माइनस में एक बार फिर समझिए, देखिए आपको आगे एनसीईआरटी का जो है वो चीज़ भी दिखाएंगे आपको कि यदि वस्तु का दूरी अगर प्रतिबिंब की दूरी से अधिक पर है, ठीक है, जैसे यहाँ निकालें वस्तु का जो प्रतिबिंब का दूरी निकालें, अब वस्तु का दूरी यहाँ दिया हुआ है, तो वस्तु का दूरी हम देख रहे हैं कितना, बहुत ज़्यादा है, 100 किलोमीटर है, ये 0.5 मीटर है, यानी कि इससे ज़्यादा है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी अगर अधिक है तो होता क्या है, अवतल दर्पण में ऐसा होता है कि वस्तु प्रतिबिंब के सापेक्ष अनंत पर था, अनंत पे रहता है, तभी क्या करता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। तो फिर क्या है, फोकस पे बनेगा, अनंत पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा यानी कि प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी दोनों बराबर हो गई। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा -0.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर देखिए, है ना, आपके ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है कि जब अनंत पे वस्तु हो तो कहाँ पे बनती है प्रतिबिंब, फोकस पर बनती है। ठीक है ना, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अनंत पर जब वस्तु हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, यहीं से आंसर आ गया था। ठीक है, बाकी कहीं भी रहता है, जैसे कि सी से परे है तो फोकस तथा सी यानी कि केंद्र वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिर्फ ये वाला, देखिए अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, और ठीक इसका उल्टा होता है, जब वस्तु फोकस पर है तो कहाँ बनता है, प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं, याद रहेगा आपको, अनंत पे वस्तु है तो फोकस पे बनेगा और फोकस पर है तो अनंत पे बनेगा। तो इस तरह से उसका आंसर क्या हो गया था, -0.5 मीटर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सा होगा। गोलीय दर्पण के लिए फोकस और त्रिज्या के बारे में चिन्ह पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर, ये ऑप्शन आपको 4 दे दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, दर्पण से पूछ रहा है। अब इसको ऐसे समझिए पूरे अच्छे से, है ना, क्योंकि ये चिन्ह के बारे में ना काफ़ी आपको न्यूमेरिकल भी बनता है। तो ये समझिए, ये है आपका एक ले लीजिए अवतल दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण पे 2 ही होगा, एक अवतल दर्पण होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। तो ये अवतल दर्पण ले लेते हैं जिसका ये कलई क्षेत्र है, और ये होता है परावर्तक सतह जो कि धंसा हुआ होता है। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। ये कलई क्षेत्र हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसमें क्या समझना है, देखिए अगर ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में ये किधर, अगर इसको इमेजिन कीजिए तो ये क्या खोखले गोले का भाग होता है, तो ये किधर बनेगा, इधर बनेगा ना, इधर झुका हुआ है तो इधर एक जैसे वृत्त मान के चलिए बन गया, तो इसका केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा, है ना, इसका बीच में केंद्र होगा तो इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, और इधर ही क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, फोकस होगा, और इसको भी ऐसे बनाइएगा तो इधर राइट साइड बनेगा और इसका केंद्र होगा इधर। ठीक है, और इधर होगा फोकस, ठीक बीच में होता है ना ध्रुव, और वक्रता केंद्र के बीच में होता है फोकस हमेशा। ठीक है, तो एक चीज़ क्या यहाँ याद रखना है कि जो भी चीज़ें लेफ्ट साइड है, बाएं साइड है, ठीक है, वो ऋणात्मक में होती है। यानी कि क्या हो गया इसका मतलब, अवतल दर्पण में फोकस किधर है, बाएं तरफ है, और वक्रता केंद्र भी बाएं तरफ है, यानी अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता
त्रिज्या जो है ये दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। ये अवतल दर्पण में फोकस किधर आया, लेफ्ट साइड आया, अपने आप लेफ्ट साइड आएगा। कैसे, ये ऐसे जैसे झुका हुआ है ना, और ये अवतल दर्पण है तो ये किधर बनेगा, वृत्त ही मान के चलिए, तो वृत्त किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो इधर वक्रता केंद्र हो जाता है, तो केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस दूरी होता है, तो ये दोनों लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट साइड आया यानी दोनों ऋणात्मक होता है, यानी अवतल दर्पण में फोकस और त्रिज्या ये दोनों ऋणात्मक हो गया। और यही उत्तल दर्पण में क्या हो गया, केंद्र और फोकस दाहिने साइड है, तो राइट साइड में क्या होगा, कोई भी चीज़ राइट साइड होगा, दाहिने साइड होगा तो वो प्लस में ले धनात्मक होता है। ठीक है, तो दाएं साइड है यानी कि दर्पण के पीछे भी इसको बोला जाता है, दर्पण के पीछे या दर्पण के सामने होता है इधर। ठीक है, लेफ्ट साइड, तो दर्पण के पीछे हो गया, ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया, राइट साइड में धनात्मक हो गया। यानी कि अब ऑप्शन में क्या है, चूज कर लेंगे। उत्तल दर्पण का जो रहेगा वो फोकस और वक्रता केंद्र क्या रहेगा, धनात्मक रहना चाहिए। और अवतल दर्पण में जो होगा ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, अवतल दर्पण ऐसे धंसा हुआ तो इधर से, तो वक्रता केंद्र और यानी कि वक्रता त्रिज्या और फोकस ये दोनों क्या होगा, ऋणात्मक होगा अवतल में। ठीक है, अब चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ये दोनों अच्छे से समझ गए। अब ऑप्शन में चलते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए, अब यहाँ पे जैसे देखिए उत्तल, यहाँ क्या है, उत्तल दर्पण बोला तो यहाँ एक छोटा सा पार लीजिए। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या है, इधर है फोकस, इधर है केंद्र है सी, और ध्रुव के बीच यहाँ एफ हो जाएगा, तो इधर क्या दाहिने साइड है ये, तो दाहिने साइड में क्या होगा, धनात्मक होगा। यहाँ क्या लिखा, उत्तल दर्पण के लिए एफ ऋणात्मक, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ये आंसर नहीं होगा ना। उत्तल दर्पण के लिए फोकस बोल दिया क्या, ऋणात्मक, जबकि इधर दाहिने साइड है यानी धनात्मक होगा। फिर आगे क्या बोला, उत्तल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, फोकस दाहिने साइड है यानी धनात्मक होगा। अवतल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए फोकस नहीं, उत्तल दर्पण के लिए फोकस धनात्मक है। अब यहाँ क्या बोला, अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक, तो अवतल के लिए ये देखिए इधर आता है फोकस, इधर आता है वक्रता त्रिज्या, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस ऋणात्मक, ये सही है। और अवतल दर्पण के लिए जो त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल, ये भी ऋणात्मक है, क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड वाला बाएं साइड ऋणात्मक। ठीक है, लेफ्ट साइड होगा ऋणात्मक और दाहिने साइड धनात्मक, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है ना, तो आप चीज़ों को क्या आसानी से समझ जाते हैं, आसानी से उसका आंसर निकाल लेते हैं। नहीं तो क्या रट्टा मारने से क्या मिस्टेक हो जाएगा, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। देखिए चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, इसलिए जब कॉन्सेप्ट रहेगा क्लियर तो आपको आसानी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र के संबंध में, अब देखिए दिया क्या, S1 गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र C, और उस गोले का केंद्र होता है दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है। अब देखिए एग्जाम में क्या करता है, सेटर जो है कुछ न कुछ नए तरीके कुछ न कुछ डाल देता है और आपको कन्फ्यूजन करता है, आप घबरा भी जाते हैं। घबराना नहीं है। अब जैसे यहाँ S1 दे दिया, ये कुछ भी नहीं है, S2 है, ये क्या मालूम, ऑप्शन है, ये A है, इसको A मानिए, इसको B और इसको C। ये कैसे पता चला, जैसे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है ना यहाँ कि केवल S1 या केवल S2, यानी कि रहता नहीं कि केवल A और B या केवल A और C, तो वही चीज़ है। तो S1 और S3 क्या है, यहाँ ऑप्शन है ये। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, यानी कि इसको अब ध्यान नहीं देना, ये मान के ये क्या ऑप्शन है। अब क्या पढ़ना है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका क्या होता है, केंद्र होता है दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है। तो ये सही है। जैसे गोलीय दर्पण कुछ भी ले लीजिए, यह अवतल दर्पण ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो केंद्र क्या होता है, इसका केंद्र होता है C, वक्रता जो केंद्र होता है इसका केंद्र ही तो होता है। ठीक है, जिसका ये कटा हुआ भाग होता है, ये सही है। दूसरा क्या बोला कि गोलीय दर्पण का द्वारक D उस गोले का व्यास होता है दर्पण जिसका कटा हुआ भाग होता है। तो गोले का व्यास नहीं होता, द्वारक किसे बोला जाता है, माना जैसे कि ये है अवतल दर्पण। ठीक है, तो अब ये कटा हुआ भाग कितना है, ये अब इतना भी रह सकता है। ठीक है, तो इसका व्यास नहीं हो सकता, उसका व्यास जैसे बीचों बीच ठीक रहता है तब तो व्यास होता है, लेकिन इतना नहीं भी रह सकता, ये थोड़ा भी कटा रह सकता है। और ये जो होता है द्वारक कहलाता है, ये जैसे कि ये कटा हुआ भाग है M और N, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये द्वारक कहलाता है। ठीक है, तो ये द्वारक हो गया।
तो ये द्वारक होता है ये, लेकिन इसमें बोल दिया क्या, उस गोले का व्यास होता है, ये गलत है। ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का ठीक मध्य बिंदु होता है, ये भी सही है। आपको बताए थे, या तो आप लीजिए अवतल दर्पण लीजिए या तो उत्तल दर्पण लीजिए। इसमें क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र जो होता है इसके ठीक बीच में होता है फोकस। ठीक है। इसमें भी लीजिए वक्रता केंद्र और ध्रुव जो होता है पी यहाँ पर, उसके बीच ठीक बीच में होता है फोकस होता है। तो वही चीज़ लिखा है यहाँ कि मुख्य फोकस गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का ठीक मध्य बिंदु होता है, ये सही है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन ये वाला 1 और ये 3 ये सही है ना, 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है ना, 1 और 3 सही है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगा। तो अपवर्तनांक और चाल से संबंधित एक फॉर्मूला होता है, वो काफ़ी आसान होता है। तो क्या होता है, अपवर्तनांक को n से डिनोट करिए। अपवर्तनांक बराबर होता है c/v। c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है। जैसे हीरे में प्रकाश की चाल यहाँ पूछ रहा है, तो ये हीरे में प्रकाश की चाल निकालना है आपको। ठीक है, यही तो निकालना है। बाकी ये आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है, यानी कि 2.42 ये अपवर्तनांक दे दिया है, और ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और बटा में ये निकालना है आपको, हीरे में आप प्रकाश की चाल निकालना है। ठीक है, भी तो भी इधर ले आइए, 2.42 इधर कर दीजिए, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ बटा 2.42। ठीक है, पॉइंट को हटा दीजिए तो ये ऊपर में 2 शून्य आ गया। ठीक है, तो 300 बटा 242 करिए, 300 बटा 242 गुना 10⁸। तो 300 को 242 से काटिएगा तो 2 बार में नहीं कटेगा, तो ऑप्शन ए सही इसका आंसर नहीं हो सकता, एक ही बार में कटेगा ना, तो 1 से कटेगा। यहाँ पर इसका आंसर आएगा क्या मालूम, ऑप्शन नंबर, जब काटिएगा उसको तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो गया। तो इसको कैसे बनाना था, सिंपल है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, n बराबर c/v। इसमें c क्या हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, और v क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे हीरे में पूछा प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो ये वाला निकाल देना, ये दिया था ये निकाल देना है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, ये वाला आपको याद रखना है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक u, हवा में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v के बीच सही संबंध क्या है। तो अभी देखिए बताए थे आपको, क्या अपवर्तनांक म्यू से डिनोट करिए चाहे n से डिनोट करिए, तो यहाँ पर म्यू दिया है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, c/v। ये है प्रकाश की चाल, अब बटे है माध्यम में प्रकाश की चाल। ये हवा में प्रकाश की चाल या तो निर्वात में बोलिए, और ये क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या होता है, c/v। तो ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर म्यू बराबर है ना, म्यू बराबर c/v, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल में डूबे हुए कुछ कंचों को देखने पर उसका आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल एक डैश के रूप में कार्य करता है। तो बड़ा दिखाई देता है, पहला ये चीज़ ध्यान रखना है, कैसे दिखाई दे रहा है, बड़ा। तो जैसे ही बड़ा दिखाई देता है तो उसमें इस टाइप के जब भी प्रश्न है ना, तो एक लाइन आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण, रामबाण है वो लाइन। कौन सा लाइन है कि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सेम क्वालिटी होता है अवतल लेंस में। ठीक है, उत्तल दर्पण या तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और छोटा बनता है। ये चीज़ें याद रखते हैं तो कई क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है, ये दर्पण में, और लेंस में कौन सा, अवतल लेंस। उत्तल दर्पण या तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा आभासी, इसके अलावा दूसरा बना ही नहीं सकता, आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये बनाया क्वेश्चन में कैसे, क्या है बनाया, क्या आकार से बड़ा बनाया। तो आकार से बड़ा जैसी बनाया तो अब क्या कन्फर्म हो गया कि आंसर जो है ना उत्तल दर्पण
या तो अवतल लेंस आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस क्या करता है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो जहाँ भी अवतल लेंस दिखेगा उत्तल दर्पण दिखेगा, कट कर देंगे। यहाँ अवतल लेंस दिखा, कट, ये अवतल लेंस दिखा, यहाँ कट, आंसर नहीं होगा। अब समतल दर्पण क्या होगा, समतल दर्पण वो समान आकार का बनाता है, तो बच गया क्यों आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये कैसा कार्य करता है, जल ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो याद क्या रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में हमेशा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया था बड़ा, तो जैसे ही बड़ा दिया तो अवतल लेंस वाला कोई आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, मान लीजिए एक लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा है। क्या रखा है, दर्पण। ठीक है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है उसके सिर की प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। ठीक है, क्रमशः इसको ध्यान रखना। ठीक है, प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग जो बीच वाला है वो छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर जादुई दर्पण निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये पहला दिया हुआ है ना, शरीर के सिर के बारे में ये दिया हुआ है, ये मध्य के बारे में, ये नीचे के बारे में। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा आंसर हो सकता है इसको। तो पहले क्या बोला, सिर का प्रतिबिंब समान आकार का बनाता है, समान आकार का बनाएगा तो पहले समतल में चला जाएगा। ठीक है, समतल में जाएगा, समान आकार का बनाएगा, तो ठीक है, तो ये समतल वाला हो सकता है। दूसरा क्या बोला, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है, तो छोटा जैसी है तो दर्पण है तो छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल बनाएगा और अवतल भी बना सकता है छोटा, लेकिन अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ। फिर क्या बोला, उनके पैरों का आकार बड़ा है, यानी कि नीचे वाला भाग जो तीसरा है वो बड़ा है, तो बड़ा जैसे है तो उत्तल वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बच गए ये दोनों। तो इसमें क्या बोला कि पहले समतल बनाता, मतलब समान आकार का बनाता है, तो यानी समान आकार का ये समतल हो गया। पहले क्या बोलता है, जो ऊपर का भाग है यानी कि सिर का प्रतिबिंब जो है समान आकार का, तो यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है। तो अब इसको देखिए कोई भी लेंस है, चाहे ये अवतल लेंस लीजिए चाहे उत्तल लेंस लीजिए, दो फोकस है यानी कि F1 या तो F2, इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगा। इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा, ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, बी में दिया हुआ मुख्य अक्ष। ठीक है, तो एक लेंस के दो फोकस को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है, या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे कि एक लेंस के दोनों सतहों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, तो वो भी मुख्य अक्ष कहलाएगा, यानी कि वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी कि ये वाला जो है सी, इसको भी ऐसे मिलाती है, ये क्या है, मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, राम के पास -6.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस है, लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो इसका क्षमता और फोकस दूरी के बीच सूत्र क्या होता है, D बराबर होता है ना 1/f, या तो लिखिए P बराबर 1/f लिखिए, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी निकालना है, तो F को इधर कर दीजिए, D को इधर कर दीजिए, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1/D हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर क्या हो गया 1/D, तो 1/D, D का मान कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ -6.5, तो पॉइंट को ऊपर कर दीजिए, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा 0। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, इसको काटेंगे तो पहले 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटिए, 13 × 5 = 65, ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको जब काटिएगा तो इसको दशमलव और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये 13 कहीं 13 एक बार में कटेगा, यानी कि 1538 बार में ये कटेगा। ठीक है, 20/13 कितना आएगा, -0.1538। ठीक है, तो ये आता क्या है मीटर में, पहले भी आपको बताए थे, ये जो क्षमता और फोकस का जो फॉर्मूला होता है ये मीटर में रहता है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मीटर में आया कितना, पहले वो ध्यान रखना है। फोकस बराबर कितना आया,
0.1538 ये है मीटर में। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 100 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा ना। F बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15.38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15.38। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.38। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। माइनस है ना, तो ये माइनस वाला यहाँ पर, ये माइनस से इसमें लगता है छूट गया ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें माइनस होगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ माइनस 15.38 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसमें निकालना कैसे था, सिंपल है, डायोप्टर बराबर क्या होगा, 1/f निकाल दिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, क्या लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक किरण गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। तो बनने वाला कोण क्या होगा, देखिए जब एक किरण गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ठीक है, और ये 0 डिग्री कैसे होगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण जो होता है वो दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है। ठीक है, जैसे क्या बोला, जब किसी एक किरण गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र C से गुजरती है, तो जब C से गुजरती है, जैसे कोई भी चीज़ ले ली, गोलाकार दर्पण कोई भी ले लिए, मान के चलिए अवतल ले लिए। ठीक है, अब बोला क्या, वक्रता केंद्र से गुजरती है, यानी कि यहाँ से किरण आई, यहाँ से गुजरी, तो बोला क्या, परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा। तो परावर्तित किरण जो वक्रता केंद्र से गुजरती है ना, तो परावर्तित ये सेम उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो सेम यही पथ पर परावर्तित होगा, तो आपतन कोण और परावर्तित कोण के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण या तो परावर्तन कोण किससे निकालते हैं, तो आपतन कोण हमेशा अभिलंब के सापेक्ष निकालते हैं। अब वक्रता केंद्र से जो गुजरती है ना, तो कोई भी दर्पण में कहीं भी यहाँ टच करेगा ना, तो ये अभिलंब ही कहलाएगा। ठीक है, वक्रता केंद्र से ये दर्पण का जो सतह को छूने वाली ये जिस बिंदु पर, ये अभिलंब कहलाता है। अभिलंब किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि वक्रता केंद्र से, अब यहाँ भी क्या अभिलंब हो गया और ये किरण भी यही है, तो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। अभिलंब भी यही है क्योंकि कोण निकालेंगे अभिलंब से ही। ठीक है, अभिलंब के सापेक्ष जितना कोण बनता है वही होता है कोण निकलता है, लेकिन ये सेम लाइन हो गया, यही चीज़ है, किरण भी है अभिलंब भी यही हो गया, तो 0 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण भी दोनों बराबर होता है। ठीक है, परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण पूछे 0 डिग्री, परावर्तन कोण भी पूछे तो 0 डिग्री आंसर होगा। नेक्स्ट है, साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है। साइन आई किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आपतन कोण को, और साइन आर बोलते हैं अपवर्तन कोण को। तो आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण क्या कहलाता है, वो अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, आपतन कोण यानी कि साइन आई बटे अपवर्तन कोण यानी कि साइन आर। नेक्स्ट है, उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस वस्तु को डैश पर रखा जाता है। देखिए, उल्टा और बड़ा, तो पहले नंबर एक चीज़ है कि बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उत्तल तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि उत्तल में क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब हमेशा बनता है, तो उत्तल वाला तो आंसर होगा ही नहीं। जहाँ जहाँ उत्तल दर्पण है वहाँ कट करिए। ठीक है, अब रही बात अवतल में कहाँ रखना है, तो उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कहाँ रखना है, तो देखिए यदि अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का बनता है। ये चीज़ याद रखना है। अवतल दर्पण में एक कंडीशन होता है कि यदि वस्तु को अनंत पे रखते हैं, अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, अत्यधिक छोटा बनेगा। जैसे यहाँ लिखा है ना, अवतल दर्पण से अनंत पे रखेंगे, तो ये गलत है। अनंत पे जब रखते हैं अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का बनता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ, तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के आंसर को आप कैसे लगा सकते हैं, जब आपको ये चीज़ें मालूम हो, है ना। आपको लगातार चैप्टर वाइज स्टडी इसलिए करवा रहे हैं कि आपको सारा जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, आपको याद हो जाए। ठीक है, अब क्या है कि अगर शिफ्ट वाइज अगर क्वेश्चन करवाते ना, तो आज एक क्वेश्चन मिला आज इस टाइप का यहाँ दर्पण का, फिर एक क्वेश्चन मिलेगा बाद में। इस टाइम से क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है और चीज़ें जो उसका थ्योरेटिकल पार्ट याद नहीं होता है। चैप्टर वाइज करने से क्या होता है, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन आया। अभी जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं वो आपको ये एहसास हो गया होगा कि अच्छे से आपको एक नोट्स तैयार हो गया होगा और अच्छे से आप मिरर और लेंस के बारे में अच्छे से आप जान गए होंगे। ठीक है, तो इसलिए तो आज क्या है, आपका लाइट एंड ऑप्टिक्स से ये चैप्टर होता है पूरा समाप्त। और इसमें आपने क्या क्या सीखा, देखिए लेंस के बारे में सीखा और मिरर के बारे में, यानी कि मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, इसमें सब चीज़ आपको बताएं। और इसमें आपको सीखने को मिला क्या, आवर्धन कैसे निकालते हैं, और जो भी चीज़ें था कॉन्वेक्स लेंस से, या तो कॉनकेव लेंस या तो कॉनकेव मिरर हो या तो कन्वेक्स मिरर हो, इसके बारे में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताएं और ये सब आपको सीखने को मिला है। ठीक है, अब कल से हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर यूनिट यानी कि मात्रक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस का जो भी चैप्टर है वो सभी आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में, चलिए इसमें एक चीज़ जो था वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो अनंत पे बना था, है ना। देखिए अनंत पर बना, अनंत पे अगर वस्तु को रखते हैं तो ये बनता है फोकस पे, ये अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का बनता है ना, ये साफ साफ लिखा है। और बड़ा बनाना है तो कहाँ रखेंगे, केंद्र और फोकस के बीच रखना है, बड़ा वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ये चीज़ था। अब देखिए इसमें, चलिए 10 क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या, रेलवे टेक्नीशियन वाला। ठीक है, रेलवे टेक्नीशियन का जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ दिसंबर 2024 में, 10 प्रश्न पहले इसको देखते हैं किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पहला ऑप्शन क्या दिया है कि अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है यानी कि यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं ये जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण जो है का एक उत्पाद है, ये सही है। दूसरा क्या, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी, ये सही है। 2 और 3 इसका सही है। ठीक है, अब 2 और 3 क्या है, ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं। ठीक है, इसलिए इसका क्या ऑप्शन एरर था। ठीक है, टेक्नीशियन वाले इसमें क्या ऑब्जेक्शन करने वाला क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं, इसमें क्या 2 और 3 सही था। अब 2 और 3 कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार करें तो यह होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये सारे क्वेश्चन को आपको डिटेल में भी बता चुके हैं, जो लोग नहीं देखें रेलवे टेक्नीशियन साइंस का क्वेश्चन वो जाकर इसी चैनल पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो किसी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली एक किरण तथा परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर न होने वाली किरण पर विचार करें तो यह होगी क्या, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। नेक्स्ट है, एक प्रतिरोधक की प्रतिरोधकता P है और इस प्रतिरोधक को 3 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता क्या होगा, तो प्रतिरोधकता सेम ही रहेगा, है ना, P ही रहेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है, एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। पहला क्या, यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि होगी, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में भी वृद्धि होगी, ये सही है। हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो बताने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिखा है क्या, बाएं हाथ का नियम करते हैं, तो ये गलत है ना। इसमें क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा करने के लिए दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक मोटरों के लिए किया जाता है। फिर
तीसरा ये पूछा कौन सत्य नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। फिर क्या, जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, ये सही है। यदि हम धारा की दिशा को उलट दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी, ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया था। नेक्स्ट है क्रमशः I1, I2 और I3 विद्युत धाराओं वाले 3 प्रतिरोधों R1, R2 और R3 के पार्श्व संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो पार्श्व संयोजन का मतलब होता है समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ना। ठीक है, तो पहले क्या पूछा कि कुल विद्युत धारा और फिर कुल प्रतिरोध पूछा, दोनों चीज़ें पूछा। तो इसमें से कौन सा सही है, दोनों पूछा, लेकिन ऑप्शन में एक ही कोई सही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा बराबर जो होगा I1, I2 और I3 हो जाएगा। और तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध होता है समांतर क्रम में क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन में सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है धारावाही परिनालिका के अंदर एक मृदु लोहा दंड डाला जाता है। जब मृदु लोह से बने दंड को परिनालिका के अंदर डाला जाता है तो धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव है ना, ये पी के बीच में, ठीक बीच में होता है मुख्य फोकस। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होता है, ये सही है। फिर इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करती है, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए कहाँ होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में ही होता है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, ये भी गलत है, यानी कि केवल ए सही है इसका, है ना, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रवाह में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी अनियमित और अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है ये। नेक्स्ट है जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से गिरता है तो निम्नलिखित में राशियों में से कौन सी राशि अस्थिर नहीं रहती है। तो दूरी ये बदल जाता है, ठीक है, ये बदल जाता है, बाकी सब अस्थिर रहती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अस्थिर रहेगा, द्रव्यमान अस्थिर रहेगा और त्वरण भी अस्थिर रहती है। नेक्स्ट है द्रव्यमान m के एक निश्चित ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कैपिटल G है और 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा, है ना। 4 ऑप्शन दे दिया है, तो देखिए ये इसका नाम ही क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना, यूनिवर्सल ये है, कांस्टेंट है, तो यानी कि ये कहीं नहीं बदलता है। कैपिटल G का मान हमेशा एक ही रहेगा, जहाँ भी जाएगा G ही रहेगा। यहाँ पर जैसे दिया है G, तो ये कहीं भी दूसरे ग्रह जाए तीसरे ग्रह जाए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटल G ही इसका मान रहेगा। ठीक है, तो ये आपको सारे बता दिए। अब देखिए आपका सिलेबस जो ग्रुप डी का सिलेबस है, उसके सिलेबस के अनुसार आपको हर चैप्टर जीके, जीएस और करंट अफेयर का आपको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके सिलेबस में क्या है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके जो ग्रुप डी 2025 का न्यू नोटिफिकेशन आया है उसका ये कटिंग है। ठीक है, इसमें 90 मिनट आपका टाइम दिया जाएगा। 25 साइंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट साइंस का हो जाएगा 25 क्वेश्चन, और 25 रहेगा मैथ, 50 हो गया, और 30 रीजनिंग, कितने का 50, 30, 80, और 20 क्वेश्चन रहेगा आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का, है ना, यानी कि जीके और करंट अफेयर का रहेगा 20 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 100 प्रश्न पूछा जाएगा। क्या क्या है मेन चीज़ें, देखिए कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, सिलेबस दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। ठीक है ना, किससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ किस चैप्टर से पूछा जाता है, ये सिलेबस सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। कई लोग स्टूडेंट क्या होता है एग्जाम दे देते हैं लेकिन उसको मालूम नहीं कि सिलेबस है क्या। ठीक है, और सिलेबस में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण यह तैयारी आप शुरू कर दें तो सिलेबस इसका है ना, स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, हमेशा मोबाइल में रखिए, गैलरी में हमेशा होना चाहिए, दिख जाना चाहिए तुरंत। कहाँ जब भी दिमाग में कि सिलेबस क्या है भूले तो तुरंत देख लीजिए कि सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आपको साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस है, यानी कि जीके और करंट अफेयर है। अब इसमें भी देख लीजिएगा क्या, देखिए मैथ से कौन कौन सा आएगा ये आपको देख लेना है। ठीक है, तो मैथ से नंबर सिस्टम हो गया, बोर्ड मास हो गया, ये सब सारी चीज़ें देखना है। देखिए आपको क्या बोलता है उसको, ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, यानी कि एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन रहेगा, अलजेब्रा से भी रहेगा। ठीक है, जनरल रीजनिंग में तो आप सब रहता ही है। ठीक है, तो ये मैथ रीजनिंग हो गया,
और बात करते हैं किसका, जनरल साइंस का, ठीक है, जो कि 25 प्रश्न आपसे जो साइंस अभी स्टडी कर रहे हैं ये आपको कवर करता है किसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। और ये 10th लेवल का रहता है, CBSE का रहता है, ठीक है, CBSE का, ठीक है, ये पैटर्न पर रहेगा 10th लेवल का, ठीक है। तो इसी चीज़ का अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस का, ठीक है। फिर आपको करेंट अफेयर का क्वेश्चन बताएंगे, जहाँ से कहाँ से पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, स्पोर्ट्स से यानी कि खेल कूद से, खेल से निश्चित रूप से करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन आता है, कल्चर से, पर्सनैलिटी से, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, ये जैसे जीके में आ गया, ये इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया और एनी अदर सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, यहाँ से भी प्रश्न 2-4 प्रश्न रहता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे, यानी साइंस और करंट अफेयर सभी आपको चैप्टर वाइज आपको समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इस चैनल पर बने रहिएगा, पूरा सिलेबस आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए, जो क्वेश्चन आपको जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, जिस जिस सब्जेक्ट से, वो सब आपको बताएंगे। जैसे स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, फिर पॉलिटिक्स से आएगा, ज्योग्राफी से आएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, और अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं साइंस का, ये तीनों अभी कवर कर रहे हैं। पहले ये तीनों को पढ़ लेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, 25 क्वेश्चन आएगा, ये तीनों को पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये जब समाप्त कर देंगे फिर आपको बताएंगे ये सारे चीज़ें हैं ना, पर्यावरण हो गया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, और करंट अफेयर, ठीक है। तो एग्जाम के समय मतलब करंट अफेयर तो आपको साथ साथ भी लेके चलते हैं, और करंट अफेयर लास्ट में भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और तो कल से हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर यूनिट है ना, मात्रक जो है ये स्टार्ट करेंगे कल से। यूनिट से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो भी सभी प्रश्नों को हम लोग कल से स्टडी करेंगे, ठीक है। और आज का एक क्वेश्चन है जिसका आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि वर्तमान में ICC का अध्यक्ष कौन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।